इसलिए जो है थोड़ा सा। सर घर पे नहीं हो पाता ना काम, हम लोगों का आधा सारा सामान तो वहीं पड़ा रहता है इसलिए। चलिए ठीक है शुरू करते हैं। ओके सर। कला आलोचना के सामान्य सिद्धांत। ललित कलाएं ललित कलाएं सौंदर्य प्रेम के लिए केवल सौंदर्य प्रेम के लिए रची जाती हैं। और उनका आनंद स्वतंत्र होता है। जब हम जब हम किसी सुंदर वस्तु जब हम किसी सुंदर वस्तु की आलोचना करते हैं सुंदर वस्तु की आलोचना करते हैं तो हम ना तो उसके मूल्य पर ध्यान देते हैं तो हम ना तो उसके मूल्य पर ध्यान देते हैं और ना ही उसकी उपयोगिता पर। उसके लालित्य को देखकर उसके लालित्य को देखकर हम आनंद विभोर हो उठते हैं हम आनंद विभोर हो उठते हैं। और लगातार उसको देखते रहते हैं। इसी स्थिति इसी स्थिति को सौंदर्यानुभूति की स्थिति या एस्थेटिक्स एस्थेटिक्स एटीट्यूड कहते हैं। कल्पना अत्यंत प्रबल होती है कल्पना अत्यंत प्रबल होती है लेकिन सुंदर वस्तु पर चिंतन करते समय दिमाग पर किसी प्रकार का जोर दिमाग पर किसी प्रकार का जोर या दबाव नहीं होता बल्कि विशुद्ध आनंद की अनुभूति बल्कि विशुद्ध आनंद की अनुभूति होती रहती है। जबकि अन्य विषयों का अध्ययन करते समय जबकि अन्य विषयों का अध्ययन करते समय व चिंतन करते समय
वह चिंतन करते समय दिमाग पर जोर पड़ता है। कांट ने लिखा है कि कांट ने लिखा है कि जब हम किसी सुंदर चित्र की ओर देखते हैं तो हम अपने अंदर उसे पाने की लालसा नहीं करते। क्योंकि किसी भी सुंदर वस्तु या कलाकृति को देखकर व्यक्ति के मन में उसे पाने की लालसा होना बिल्कुल स्वाभाविक होता है। शेक्सपियर ने कहा है कि तो क्या बोला आपने? शेक्सपियर ने कहा है कि ब्यूटी ब्यूटी प्रोवोकेथ ब्यूटी प्रोवोकेथ थीप्स सूनर देन गोल्ड। अर्थात सर फिर से बोल। ब्यूटी प्रोवोकेथ थीप्स सूनर देन गोल्ड। अर्थात सोने की अपेक्षा सुंदरता चोरों को जल्दी उकसाती है। चोरों को जल्दी उकसाती है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। आलोचना या समालोचना क्रिटिसिज्म किसी वस्तु विषय की उसके लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसके गुण दोषों एवं उपयुक्तता का विवेचन करने वाली साहित्यिक विधा है।
हिंदी आलोचना की शुरुआत हिंदी आलोचना की शुरुआत 19वीं सदी के उत्तरार्ध में उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध में भारतेंदु युग से मानी जाती है। मानी जाती है। समालोचना का अर्थ, समालोचना का शाब्दिक अर्थ है, समालोचना का शाब्दिक अर्थ है अच्छी तरह देखना। अच्छी तरह देखना। आलोचना शब्द आलोचना शब्द लुच धातु से बना है और लुच का भी अर्थ होता है देखना। और लुच का भी अर्थ होता है देखना। समीक्षा और समालोचना शब्दों का भी यही अर्थ है। अंग्रेजी के क्रिटिसिज्म, अंग्रेजी के क्रिटिसिज्म शब्द के समानार्थी, शब्द के समानार्थी रूप में आलोचना का व्यवहार होता है। संस्कृत में प्रचलित संस्कृत में प्रचलित टीका व्याख्या और काव्य सिद्धांत निरूपण के लिए भी आलोचना शब्द का प्रयोग कर लिया जाता है। किंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल का स्पष्ट मत है कि आधुनिक आलोचना संस्कृत के काव्य सिद्धांत निरूपण, संस्कृत के काव्य सिद्धांत निरूपण से स्वतंत्र चीज है। आलोचना का कार्य है
आलोचना का कार्य है रचना की किसी साहित्य रचना की अच्छी तरह परीक्षा करके उसके रूप, गुण और अर्थव्यवस्था का निर्धारण करना। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने आलोचना की परिभाषा इन शब्दों में दी है। यदि हम साहित्य को जीवन की व्याख्या माने तो यदि हम साहित्य को जीवन की व्याख्या माने तो आलोचना को उस व्याख्या की व्याख्या मानना पड़ेगा। अर्थात आलोचना का कर्तव्य साहित्यिक कृत की विश्लेषण परक व्याख्या है। साहित्यकार जीवन और अनुभव के साहित्यकार जीवन और अनुभव के जिन तत्वों के संश्लेषण से साहित्य रचना करता है, जीवन के पास से बोल दीजिए। साहित्यकार जीवन और अनुभव के जिन तत्वों के संश्लेषण से साहित्य रचना करता है, आलोचना उन्हीं तत्वों का विश्लेषण करती है। आलोचना उन्हीं तत्वों का विश्लेषण करती है। साहित्य में जहां राग तत्व प्रधान है, वहां आलोचना में बुद्धि तत्व, आलोचना ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक परिस्थितियों और स्थितियों का भी आकलन करती है। और साहित्य पर उनके पड़ने वाले प्रभावों को परिस्थितियों और स्थितियों का भी आकलन करती है।
और साहित्य पर उनके पड़ने वाले प्रभावों की विवेचना करती है। पैराग्राफ चेंज। व्यक्तिगत रुचि के आधार पर व्यक्तिगत रुचि के आधार पर किसी कृति की निंदा या प्रशंसा करना आलोचना का धर्म नहीं है। आलोचना का धर्म नहीं है। कृति की व्याख्या और विश्लेषण के लिए कृति की व्याख्या और विश्लेषण के लिए आलोचना में पद्धति और प्रणाली का महत्व होता है। आलोचना करते समय आलोचक अपने व्यक्तिगत राग द्वेष, रुचि अरुचि, राग द्वेष, रुचि अरुचि से तभी बच सकता है जब पद्धति के अनुसरण करे, जब पद्धति का अनुसरण करे, इस दृष्टि से हिंदी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल को रामचंद्र शुक्ल को सर्वश्रेष्ठ आलोचक माना जाता है। आलोचना करते समय जिन मान्यताओं को स्वीकार किया जाता है, वह निम्न है। नंबर 1, सैद्धांतिक आलोचना। सैद्धांतिक आलोचना, निर्णयात्मक आलोचना, प्रभावभिव्यंजक आलोचना, प्रभावभिव्यंजक आलोचना, व्याख्यात्मक आलोचना।
सर क्या है प्रभाव? विव्यंजक, विव्यंजक आलोचना, व्याख्यात्मक आलोचना, चौथा नंबर। सैद्धांतिक आलोचना, सैद्धांतिक आलोचना में साहित्य के सिद्धांतों पर विचार होता है। सिद्धांतों पर विचार होता है। इसमें प्राचीन शास्त्रीय काव्यों, आधुनिक मान्यताओं तथा नियमों की मुख्य रूप से विवेचना की जाती है। सैद्धांतिक आलोचना में विचार का बिंदु यह है कि साहित्य का मानदंड शास्त्रीय है या ऐतिहासिक। साहित्य का मानदंड शास्त्रीय है या ऐतिहासिक। मानदंड का शास्त्रीय रूप स्थिर और परिवर्तनशील होता है। किंतु मानदंडों को ऐतिहासिक श्रेणी मानने पर उसका स्वरूप परिवर्तनशील और विकासात्मक होता है। नेक्स्ट, निर्णायक आलोचना। निश्चित सिद्धांतों के आधार पर जब हम साहित्य के गुण दोष, श्रेष्ठ, निकृष्ट, श्रेष्ठ, निकृष्ट का निर्णय कर दिया जाता है, तब उसे निर्णयात्मक आलोचना कहते हैं।
इसे एक प्रकार की नैतिक आलोचना भी इसे एक प्रकार की नैतिक आलोचना भी माना जाता है। इसका मुख्य स्वभाव न्यायाधीश की तरह कृतियों पर निर्णय देना है। ऐसी आलोचना प्रायः सिद्धांत का यांत्रिक ढंग से उपयोग करती है। इसीलिए निर्णयात्मक आलोचना का महत्व कम हो जाता है। निर्णायक आलोचना का इसलिए निर्णयात्मक आलोचना का महत्व कम हो जाता है। यद्यपि मूल्य या श्रेष्ठ साहित्य और निष्क्रिय साहित्य का बोध पैदा करना आलोचना के प्रधान धर्मों में से एक है। लेकिन वह सिद्धांतों के यांत्रिक उपयोग से संभव नहीं है। इस प्रकार आलोचना में निर्णय विवाद का बिंदु उतना नहीं है जितना निर्णय के लिए अपनाया गया तरीका है। जैसे रामचंद्र शुक्ल की आलोचना में मूल्य निर्णय है, लेकिन उसका तरीका सृजनात्मक है, यांत्रिक नहीं।
निर्णयात्मक आलोचना में निर्णयात्मक आलोचना में मूल्य और तरीका दोनों में लचीलापन नहीं होता। पैराग्राफ चेंज। कला के सिद्धांत की परिभाषा के साथ कला की परिभाषा के साथ विपरीत करने का इरादा है। कला परंपरागत रूप से आवश्यक और पर्याप्त परिस्थितियों से बना है। वास्तव में कला के सिद्धांत के पीछे का उद्देश्य कला को एक व्यवहार करना है। सिद्धांत की मांग करने के पीछे प्रेरणा यह है कि हमारे सबसे अच्छे दिमाग काउंटर टेम्पल के बिना परिभाषा खोजने में सक्षम नहीं है। शब्द परिभाषा मानता है कि आदर्शवादी लाइनें
एक परिभाषा में पहुंचाने का प्रयास है। आदर्शवादी लाइनें एक परिभाषा में पहुंचने का एक प्रयास है। कला का एक सिद्धांत है कि कला का एक सिद्धांत है कि हम में से प्रत्येक मनुष्य हम में से प्रत्येक मनुष्य इस अप्राप्य कला अवधारणा की विभिन्न अवधारणाओं को नियोजित करता है और परिणाम स्वरूप हमें सांसारिक मानव जांच का सहारा लेना चाहिए। हमें सांसारिक मानव जांच का सहारा लेना चाहिए। कला के कार्यात्मक सिद्धांत कई मायनों में कला के सबसे सहज सिद्धांत हैं, जिसके आधार पर शब्द सौंदर्य एक प्रकार के अभूतपूर्व अनुभव और सौंदर्य संबंधी परिभाषाओं को संदर्भित करता है। कलाकृतियों की पहचान गुड मॉर्निंग सर। कलाकृतियों सर मेरे फ़ोन में लिंक ही नहीं आया था सर। अब उसके लिए सर शो ही नहीं किया था सर। शो किया होता तो मैं बहुत देर पहले ज्वाइन हो जाती। चलिए कोई बात नहीं, किसी से ले लीजिएगा जो छूटा हुआ है। जी सर। कलाकृतियों की पहचान कलाकृतियों से होती है जो सौंदर्य अनुभवों का उत्पादन करने के लिए होती है। प्रकृति सुंदर हो सकती है, और यह सौंदर्य अनुभवों का
प्रकृति के पास उन अनुभवों सुंदर हो सकती है और यह सौंदर्य अनुभवों का उत्पादन कर सकती है, अनुभवों का उत्पादन कर सकती है। लेकिन प्रकृति के पास उन अनुभवों के उत्पादन का कार्य नहीं है। अच्छा, वो कितना लिखवाएंगे? आम आमतौर पर कला की सौंदर्य संबंधी परिभाषाओं से जुड़ा मोनरो दाढ़ी के शब्दों में कुछ ऐसा ही होता है। जैसे चित्रकार पेंट कैनवस के माध्यम में स्थिति की व्यवस्था करते हैं और नर्तक अपने शारीरिक माध्यम की स्थितियों की व्यवस्था करते हैं। उसी प्रकार कला का एक उद्देश्य सौंदर्य समारोह है। लेकिन सभी कलाकृतियां सौंदर्य अनुभव बनाने में सफल नहीं होती। पैराग्राफ चेंज करना। कला के औपचारिक सिद्धांत हम जोर देकर कहते हैं कि हमें केवल कला के औपचारिक गुणों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
उन औपचारिक गुणों में दृश्य कला, उन औपचारिक गुणों में दृश्य कला, रंग, आकार, रेखा और संगीत कला, लय और सामंजस्य भी शामिल होते हैं। औपचारिकताकार औपचारिकताकार इस बात से इनकार नहीं करते, इस बात से इनकार नहीं करते कि कला के कार्यों में सामग्री प्रतिनिधित्व या कथा हो सकती है, बल्कि वे इस बात से इनकार करते हैं कि सर प्रतिनिधित्व के बाद प्रतिनिधित्व या कथा हो सकती है, बल्कि वे इस बात से इनकार करते हैं कि वे चीजें कला की प्रशंसा या समझ में प्रासंगिक हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखना। कला का संस्थागत सिद्धांत प्रकृति के बारे में एक सिद्धांत है। कला यह मानता है कि एक वस्तु केवल के संदर्भ में कला बन सकती है। कला बन सकती है संस्था के रूप में। क्योंकि कला को देखने के लिए किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। वह आंखों को कम नहीं करना पड़ता।
कम नहीं करना पड़ता। कलात्मक सिद्धांत कलात्मक सिद्धांत एक कला के इतिहास का ज्ञान है। शास्त्रीय अर्थ में कला एक काम है जिस पर एक निश्चित सामाजिक संस्था की ओर से अभिनय करने वाले कुछ व्यक्ति या व्यक्तियों ने प्रशंसा के लिए संस्थागत सिद्धांत को रेखांकित किया। पैराग्राफ चेंज करके लिखना। जंगविल का वर्णन है कि कला का सौंदर्य निर्माण सिद्धांत कला कैसे उत्पन्न होती है और एक कलाकार आधारित सिद्धांत के रूप में जंगविल ने इसको 3 चरणों में अलग किया है। जो कलाकृति के निर्माण में सौंदर्य गुणों को साकार करने के लिए पर्याप्त क्रियाओं को लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
पैराग्राफ चेंज करके लिखना। कला सौंदर्य का ही मूर्त रूप होता है। मूर्त रूप होता है और कला ही एकमात्र वह भाषा है जो सबको बिना पढ़े समझ में आ जाती है। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में मानी जाती है। बस आज इतना ही। कल आगे की क्लासेज होंगी। तो यह रिकॉर्डिंग बंद कर दे, उसके बाद आप